हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 2 का सी पार्ट, जो कि है टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट में हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज। ये 4 चीज़ें हम डिटेल मैनर में करेंगे विद स्कॉलर्स डेफिनेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे बच्चे पूछते हैं पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। पहली तो मेरी बात ध्यान रखना है कि आपको डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन देनी है, डेफिनेशंस लिखनी है। कंसेप्ट जो चीज़ है ना, कंसेप्ट में बहुत कुछ आता है। आपके करैक्टरिस्टिक आ जाते हैं, डेफिनेशन आ जाती है, नेचर आ जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ आपका कंसेप्ट बनाता है जो आपके टॉपिक होते हैं। इसके बीच में आपको स्कॉलर्स के जो डेफिनेशंस हैं आपको याद करनी है। अगर आपको स्कोर अच्छा करना है ना बीएड में, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट विद करेक्ट नेम। बच्चे सोचते हैं डेफिनेशन लिख देंगे, नाम कोई भी लिख देंगे। नहीं, जो एग्जामिनर है वो चेक कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है। अगर आप सही इधर उधर चलता है नाम, ठीक है, इधर उधर डेफिनेशन भी चल जाएगी। आप फिर अगर डेफिनेशन इधर उधर अपने शब्दों में लिख रहे हैं, फिर आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखोगे। नाम आपको याद है लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे और आपकी टू द वर्ड डेफिनेशन नहीं हुई तो वो गलत भी करी जा सकती है। तो आपका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ड एग्जैक्ट याद है तो इन्वर्टेड कॉमर्स में, वरना नहीं लिखोगे। लेकिन डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेफिनेशन के खुद के नंबर होते हैं। अगर आप डेफिनेशन नहीं ऐड करोगे तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हर वीडियोस में देती रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगती है, तो उस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बिकॉज वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है एंड सुबह के 5:30 बज चुके हैं मुझे वीडियो लगातार बनाते बनाते। मैंने रात के 1:30 बजे बनानी शुरू की थी और सुबह के मुझे 5:30 बज गए हैं आपके सेकेंड यूनिट की सी पार्ट तक आते आते। यूनिट 1 की मैंने तब शुरू करी थी वीडियो। आप सोच सकते हैं किस तरह के एफर्ट्स और टाइम मुझे लग रहा है, और बड़ी ही मगजमारी भी होती है। क्यों होती है? बिकॉज ये अपलोडिंग में इंटरनेट का कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, और फिर मेरे को कभी आवाज़ का इशू आ जाता है, तो फिर मेरे को फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो स्ट्रगल्स आर एंडलेस, बट आई हैव अ पर्टिकुलर एम दैट इज़ फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका लास्ट पेपर है और कल को मैं ये नहीं सुनना चाहती कि मैम ने वीडियो नहीं डाली इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। आई डोंट वांट दैट एक्सक्यूज, ठीक है। और मुझे पता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मुझे कहते हैं कि वीडियोस चाहिए हमें। बच्चे खुद कमेंट करके, ईमेल्स करके मेरे को कहते हैं मैम हमारा ये डेट को पेपर है। मुझे पता है आपका डेट को पेपर है, पर मैं थक जाती हूँ, कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ, तो आई टेक सम ब्रेक। तो मुझे अच्छा लगता है, बट यू कोप अप विद मी एंड बियर विद मी। एंड इतनी देर तक किसी टीचर को सुनना, तो मुझे तो लगता है कि इट फील सो गुड टू मी कि आप इतनी लेंदी वीडियोस भी देखते हो जस्ट बिकॉज यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, एंड दैट्स इनफ टू मोटिवेट मी। एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी मैं यहाँ से आपको, ठीक है। बिकॉज सब दिखता है, कौन देख रहा है वीडियो, कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, लेकिन किसने सब्सक्राइब नहीं किया वो दिख जाता है मुझे एनालिटिक्स में जाके, ठीक है। तो मैं भी असेसमेंट आपकी अच्छे से कर रही हूँ ऑनलाइन। तो असेसमेंट की इवैल्यूएशन, और जब मैं आपको असेस करूँगी ना अच्छे से, फिर मुझे दिखना चाहिए कि आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया, ठीक है। ओके, सो एक और इंस्ट्रक्शन ये है कि वीडियो को पूरा देखना है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आपको स्क्रीन पे नहीं लिखी हुई देती है, ठीक है। अगर वो स्क्रीन पे नहीं लिखी हुई, दैट डजंट मीन कि वो आपको समझी हुई नहीं मिलेगी। आपको मैं कुछ चीज़ें ऑरली मोल के बताती हूँ। सो इट इज़ योर ड्यूटी टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज। सबसे पहले आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क। उसकी डेफिनेशन किसने दी है? बॉल एंड कोहेन ने 1999 में। बॉल एंड कोहेन ने क्या डेफिनेशन दी है? प्रोजेक्ट वर्क इन्वॉल्व्स लर्नर्स कॉम्प्लेक्स टास्क। प्रोजेक्ट वर्क में लर्नर के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, बेस्ड ऑन किसके बेस पे? चैलेंजिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स, जिसमें हम चैलेंजिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स देते हैं ताकि हम इन्वॉल्व कर सके उन्हें डिज़ाइन में। जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क का डिज़ाइनिंग है, जो भी वो डिज़ाइन वगैरह करते हैं, जैसे उसे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व करते हैं, डिसीजन मेकिंग में, और इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटीज़ में। जैसे कोई केस स्टडी होगी तो ये क्या हो गया? आपकी इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटीज़ है, जिसमें बच्चे रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं और फिर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो बच्चे को इन्वॉल्व अच्छे से किया जाता है। अब ये असेसमेंट का यूज़ क्या होता है? यूज़ इन असेसमेंट कैसे होता है? प्रोजेक्ट वर्क क्या असेस करता है? बच्चे की एबिलिटी को असेस करता है कि वो कितने अच्छे से अपने नॉलेज को रियल लाइफ
में अप्लाई कर पाता है, बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है उसी का तो प्रोजेक्ट मिलता है ना आपको। प्रोजेक्ट क्या मिलता है? प्रोजेक्ट आप सोचो किस तरह के प्रोजेक्ट मिलते हैं। प्रोजेक्ट मिलता है शायद कोई 3D मॉडल बनाओ, क्या पता जो ज्योग्राफी के बच्चे होते हैं उनको तो सर्वे के प्रोजेक्ट मिलता है कि तुम जाके सर्वे करके आओ, ये चीज़ का ज्योग्राफिकल एरिया का सर्वे करके आओ, फिर वो प्रोजेक्ट सबमिट करो। तो इससे बच्चे की इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बच्चा रियल लाइफ लर्निंग में अपनी नॉलेज को अप्लाई करना सीखता है, स्टिमुलेटिव कंटेक्स्ट बनाना सीखता है। ठीक है, ये क्या प्रमोट करते हैं? इंक्वायरी, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी थिंकिंग। ठीक है, इंक्वायरी, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग ये बच्चे की प्रमोट होती है। अब ये एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे टीचिंग एड कोई प्रिपेयर करना। अब टीचिंग एड प्रिपेयर करते हैं, ये तो वैसे टीचर को कहा जाता है, बट एज अगर बीएड के बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट देखा गया हो, या आप पे ही मैं बात करूँ तो आप टीचिंग एड बनाते हैं। ठीक है, टीचिंग एड बनाने होते हैं आपको। ठीक है, डिजाइनिंग और लेसन प्लान बनाते हो जब आप, ये भी आपका प्रोजेक्ट है। कंडक्टिंग एन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, जब रिसर्च प्रोजेक्ट, वही मैंने बोला ना, जो ज्योग्राफी के बच्चे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करी होती है। आई नो वन ऑफ माई वेरी close friend was in geography and she was actually the president of geography department and she had really done commendable research और उसकी रिसर्च वर्क बहुत अच्छी थी। तो मुझे जब भी कोई जूनियर पूछता था कि दी हमें हेल्प कर दो, कि हमें, बिकॉज बहुत सारे आपके कॉलेज के बच्चे ज्वाइन होते हैं ना, तो जूनियर मुझे कहते थे कि हमें ये रिसर्च वर्क में हेल्प चाहिए, तो क्या आप किसी ज्योग्राफी के बच्चे को जानते हो? तो आई यूज टू रेफर हर, बिकॉज उसकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी थी। शी वॉज एक्चुअली वेरी टैलेंटेड और वो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में अभी उसने मास्टर्स भी कंप्लीट करी है अपनी। तो आई यूज टू आस्क कर कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो शी यूज टू थे कि मैं गूगल मैप्स में जो हमारी मैपिंग सिस्टम है, जो भी हमारा गूगल मैप जैसे काम करता है, तो ऐसी मैं इन ऑनलाइन ज्योग्राफिकल थिंग्स में मैं काम करना चाहती हूँ। मुझे ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट उसने जैसे मुझे बताया, आई यूज टू गेट सो एक्साइटेड और मुझे लगता था कि यार ये चीज़ों के बारे में मुझे क्यों नहीं नॉलेज थी। बट येस, पीपल आर एक्साइटिंग, पीपल आर रियली डूइंग एक्साइटिंग वर्क एंड क्रिएटिव वर्क इन द फील्ड। तो आप जैसे जैसे अच्छे बच्चों के साथ जुड़ते हो ना, तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलती है। तो नेक्स्ट थिंग इज असाइनमेंट। असाइनमेंट डेफिनेशन क्या देती है? ब्लूम 1956 में ब्लूम की क्या डेफिनेशन आती है? असाइनमेंट्स आर एकेडमिक टास्क। असाइनमेंट क्या होते हैं? एकेडमिक टास्क होते हैं जो हम बच्चों को देते हैं एज पार्ट ऑफ द करिकुलम, जो करिकुलम का हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये रिक्वायर करते हैं बच्चे के इंडिपेंडेंट एफर्ट। किसके लिए? ताकि वो रिसर्च करें, एनालाइज करें और अपनी नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट करें। ये ब्लूम का कहना था 1956 में। अब यूज इन असेसमेंट कैसे होता है असाइनमेंट का? असाइनमेंट क्या असेस करती हैं? आपकी कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस एंड रिटन एक्सप्रेशन के स्किल्स को। ठीक है, ये भी मेजर करती हैं कि स्टूडेंट कितना सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एबिलिटी है, स्टूडेंट की कितनी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एबिलिटी है। मतलब असाइनमेंट तो वही होता है ना, जो आपने जो सीखा अब आप उसे कैसे प्रेजेंट करके अच्छी सी असाइनमेंट बना के दोगे। मतलब बच्चे ने जो सीखा वो अपनी लर्निंग को खुद ही प्रेजेंट करके दे रहा है, अपनी लर्निंग को टीचर को प्रेजेंट करके दे रहा है कि ये मैंने सीखा है, दिस इज माय असाइनमेंट एंड यू असेस माई। ठीक है, असेस माई इन लर्निंग। ठीक है, तो ये होता है। जैसे एग्जांपल दे दिया, एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया बच्चे को चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज के ऊपर। अगर मैं ही आपको चाइल्ड डेवलपमेंट आपने पढ़ी है, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज भी आपने पढ़ी है। ठीक है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की की ये जो, ठीक है, कॉलर की। ठीक है, अब ये मैं आपको ऐसे बनाने के लिए दे देती हूँ तो आप लिख पाओगे डेफिनेटली। मुझे वो ऐसे से पता चल जाएगा कि आपको कितनी लर्निंग हुई है। ठीक है, समराइजिंग अ जर्नल आर्टिकल। अब जर्नल, आप लाइब्रेरी में जाते हो, क्या आपने जर्नल देखी है हर कॉलेज की? अब जैसे एक जर्नल होती है एनसीटीई की। ठीक है, एनसीटीई क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की जर्नल्स आती हैं। अब आप टीचर हो, एस्पायरिंग टीचर हो, तो क्या आपको ये जर्नल्स नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए। जर्नल्स में बहुत सारी रिसर्च होती है, क्या क्या ये नवी नवी चीज़ें, ये आर्टिकल ये छापते हैं और ये आपको पढ़ने चाहिए। चाहे ज़्यादा नहीं पढ़ने, आपको नहीं इंटरेस्ट, मैंने भी नहीं इतने पढ़े, बट एक दो तो पढ़ने चाहिए। आपको पता होना चाहिए जर्नल होती क्या है। अब जर्नल बहुत सारी आती हैं, आप कोई भी जर्नल अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। अब ये जर्नल के जो आर्टिकल हैं, जब हम बच्चों को देते हैं रिसर्च करने के लिए, समराइज करने के लिए, जब इतने बड़े बड़े आर्टिकल का बच्चे समरी लिखते हैं तो उससे उसकी नॉलेज या असेसमेंट हम कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन अ स्कूल विजिट। जब हम स्कूल विजिट की भी रिपोर्ट हम बनाते हैं तो भी उससे पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क की हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रॉब्रिज एंड बाइबी 1990 में क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल वर्क इन एजुकेशन। ये क्या? प्रैक्टिकल वर्क इन एजुकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन रियल एंड सिमुलेटेड सिचुएशंस टू डेवलप हैंड्स ऑन स्किल्स एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब प्रैक्टिकल वर्क जो एजुकेशन में होते हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है, ताकि हम
अपने स्किल्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को डेवलप कर सके। अब ये असेसमेंट में हमें कैसे हेल्प करता है, एक तो प्रैक्टिकल वर्क जो होते हैं ना वो हमारी साइकोमोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल वर्क का मतलब क्या होता है, अपने हाथों से काम करना। आपके साइकोमोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, ठीक है, आपके टेक्निकल कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, आपकी एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू रियल लाइफ में ये हेल्प करती है, ठीक है। आपने जो थ्योरी में सीखा वही तो आप अप्लाई करोगे। अब जैसे जो मेडिकल के बच्चे होते हैं वो डाइसेक्शन करते हैं। डाइसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपके सामने एक बॉडी है, बॉडी मतलब कोई भी जानवर की या इंसान की डेड बॉडी है, उसको डाइसेक्ट करना, उसको हम लेमन लैंग्वेज में तो यही बोलेंगे, काट फाट के उसको देखना कि उसके अंदर क्या है, क्या ऑर्गन है, कैसी स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी की, कैसी एनिमल्स की स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये डाइसेक्शन होता है और ये कंपलसरी होता है बच्चों को करना। आजकल तो चलो टेक्नोलॉजी भी आ गया जहाँ पे ये डाइसेक्शन नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं अलाउ किया जाता फॉर सो एंड सो रीजन्स, तो वहाँ पे वर्चुअल डाइसेक्शन दिखाई जाती है, जो कि मुझे लगता है कि ह्यूमेन है, बिकॉज एनिमल्स को भी हार्म नहीं होता। लेकिन बहुत सारे जैसे अमिताभ बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन का आप जाके पढ़ लेना गूगल पे, ये मैंने भी कहीं सुना था कि अमिताभ बच्चन ने क्या बोला है, अपनी बॉडी को डोनेट कर दिया है, ठीक है, अपनी आइज को उसने डोनेट कर दिया है और उसने बोला है कि जब उसकी डेथ होगी तो मैं अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे देश के होंगे, उनको मैं डोनेट करता हूँ ताकि वो डाइसेक्शन कर सकें। अब जो डेड बॉडीज होती हैं उन्हें तो आपको पता ही है अंतिम संस्कार करके जला दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी जो डेड बॉडीज होती हैं, अब आप बताओ कहाँ से आएंगी। इतने सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतनी सारी जो मेडिकल स्टडीज बच्चे कर रहे हैं, मेडिसिन की, सर्जरी की जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो डाइसेक्शन के लिए बॉडीज कहाँ से आएंगे। सो इट इज समवट अनएथिकल और वर्चुअल डाइसेक्शन करा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसका अपोजिंग वे में भी देखें तो अगर जो होने वाले डॉक्टर हैं वो रियल लाइफ में डाइसेक्शन नहीं करेंगे तो बताइए जब उनके सामने रियल में डाइसेक्शन करने की नौबत आएगी तो क्या वो इतने एक्सपीरियंस्ड होंगे। अब ये तो मेडिकल फील्ड के लोग ही इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, हम तो कोई नहीं होते, बट येस ये हम प्रैक्टिकल वर्क में हम इसको गिन सकते हैं कि ये उनका प्रैक्टिकल वर्क होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे सकते हैं कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन साइंस एजुकेशन। अब जो साइंस लेबोरेटरीज होती हैं, अब वहाँ पे आपने देखा होगा अपने स्कूल टाइम पे जाके कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। अब टीचिंग अ मॉडल लेसन इन माइक्रो टीचिंग सेशन। माइक्रो टीचिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को 5-10 मिनट के लिए पढ़ाना। अपने ही फेलोमेट्स को कभी कभी आपने माइक्रो टीचिंग करा होगा। बीएड में क्या होता है, अपने ही क्लासमेट्स को 5-5 बच्चों का 10-10 बच्चों का ग्रुप होता है, उसी में ही पढ़ाना होता है मॉडल लेसन, तो इसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। छोटे बच्चों के ग्रुप को पढ़ाना, छोटे बच्चे मतलब कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में कर दिया जाता है और उनको पढ़ाना, फिर वो आपको फीडबैक देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपके लिए, एक प्रैक्टिकल वर्क हो गया बीएड के बच्चों के लिए। प्रिपेयरिंग टीचिंग एड एंड मटेरियल, जब बच्चे टीचिंग एड बनाते हैं, अब आपका फोर्थ सेमेस्टर में जाके क्या होगा, जोनल स्किल एंड लेवल टीचिंग कॉम्पिटिशन होगा, एंड यू कैन फॉलो मी फॉर दैट एज वेल, बिकॉज वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज मैंने खुद जोनल लेवल और इंटर जोनल में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और मेरा जोनल में 3rd आया था और इंटर जोनल में मेरा 1st आया था इंग्लिश टीचिंग स्किल एंड टीचिंग में। टीचिंग एड मॉडल अलग से होता है कंपटीशन, और स्किल एंड टीचिंग मतलब पढ़ाने वाला कंपटीशन अलग से होता है। तो अगर आपको वो कॉम्पिटिशन्स की भी आपको अगर नॉलेज चाहिए या आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप में से मैं वीडियोस भी बनाऊंगी इसके ऊपर कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे लेसन प्लान बनाने हैं। मैं खुद आपको फेस टू फेस बताने वाली हूँ ताकि आप खुद बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। और ये आपके लिए सीवी के लिए एक बूस्टअप होता है, बिकॉज जब आप ऐसे स्किल एंड टीचिंग में, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको और बड़े ही बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज आपके ये सीवी में बूस्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट है, जैसे कि एसएसटी रहा मेरा और इंग्लिश रहा, मैंने इंग्लिश में पार्टिसिपेट किया बिकॉज मुझे लगता था कि इंग्लिश में अच्छा से कर सकती हूँ। तो आप जिस भी पेडागोजी में अच्छे हैं वो टीचर के साथ कनेक्टेड रहें, वो आपको आगे प्रमोट कर सकते हैं कि तुम जाओ इस कंपटीशन में, बिकॉज इसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है और बहुत चुनिंदा बच्चे ही आगे जाते हैं। तो इसमें आपका ऑडिशन कैसे देना है, कैसे आपने अच्छे से प्रेजेंट करना है, कौन सा टॉपिक चूज करना है, ये मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दूंगी। तो आप 4th सेमेस्टर के लिए भी मेरे साथ जुड़ जाइए। और ये बड़े ही हेल्पफुल कंपटीशन होते हैं, बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको टीचिंग एड प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं, टीचिंग एड के लिए भी मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, बट ये जो बच्चे टीचिंग एड मॉडल में थे वो मेरे नोन में है, उनसे मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियोस के थ्रू ज़रूर कुछ मैं आपको गाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू विगिन्स 1998 में इसकी एक डेफिनेशन है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इवैल्यूएट स्टूडेंट्स एबिलिटी
हम क्या इवेलुएट करते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं। एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, हम बच्चे की ये परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहा है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, रियल लाइफ चैलेंजेस में वो कितना अप्लाई कर पा रहा है। ये विगिन्स की डेफिनेशन है, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस करनी है ना कोई, मतलब इसमें बच्चा अपनी नॉलेज को क्या रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहा है, तो ये क्या होगी उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी। अब इसका असेसमेंट में यूज क्या होता है, इसका असेसमेंट में हम ये देख सकते हैं कि उसकी कितनी हॉट्स है, हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कितनी है उसकी, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिविटी उसकी कितनी, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसमें कितनी है, तो ये हम उसके असेसमेंट कर सकते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी से। एग्जाम्पल क्या हो गया, रोल प्ले हो गया, सिमुलेशन हो गया। ये रोल प्ले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, हमें ये क्लास में यूज़ करना चाहिए आज के टाइम पे। स्टोरी टेलिंग या ड्रामेटिक एनैक्टमेंट, स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी होती है, उससे बच्चे बड़े इंगेज रहते हैं एंड आप भी बड़े अच्छे से परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी में बच्चे को पार्टिसिपेट करवा पाओगे, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशन में भी परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है। और डिबेटिंग वगैरह ये भी बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। ग्रुप डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन आर फिनोमिनल एक्टिविटीज इन पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन हम यही देख सकते हैं कि ये जो एक्टिविटीज है, ये जो टेक्निक्स हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल रिटन एग्जाम से और प्रोवाइड होलिस्टिक असेसमेंट, ठीक है। ये जो हमारे ट्रेडिशनल रिटन एग्जाम होते हैं ना, उससे असेसमेंट पहले किया जाता था। जो पहले के ज़माने में आपको पता ही होगा कि पहले सिर्फ जो पेपर में लिख दिया उसी से ही असेसमेंट हो जाता। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें भी मॉडर्न टाइम में CBSE, ICSE, इंटरनेशनल स्कूल बोर्ड्स में ये देखे जाते हैं। अब जैसे आप बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स में जाते हो, जो इंटरनेशनल बोर्ड भी आज हमारे इंडिया में आ चुके हैं, तो उसमें भी तो ये चीज़ें डिमांडिंग है। आप रिटन टेस्ट के बेसिस पे असेसमेंट नहीं कर सकते जब तक एक टीचर को ये असेसमेंट के बेसिस नहीं पता, ये टेक्निक्स नहीं पता, तो वो बच्चे का कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में टेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर पता है तो बच्चे का कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट में हम उसे इम्प्रूवमेंट का फीडबैक के थ्रू करवा सकते हैं उसका इम्प्रूवमेंट। और ये बहुत क्रूशल बन जाते हैं ताकि हम टीचर एजुकेशन को, और टीचर जो हमारे एस्पायरिंग टीचर्स हैं जैसे आप लोग, उनकी रिफ्लेक्टिव स्किल्स बढ़ा पाए, ठीक है, और वो इफेक्टिव एजुकेटर बने। आप में से बहुत सारे टीचर एजुकेटर भी बनेंगे, मतलब एमएड करके जो बच्चे बीएड के बच्चों को पढ़ाएंगे कि टीचर कैसे बनते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं टीचर एजुकेटर। तो आप में से बहुत सारे बच्चे टीचर एजुकेटर भी बनेंगे। तो ये सारी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स को, अपनी आर्ट ऑफ टीचिंग इज अ साइंस एंड आर्ट, राइट। टीचिंग इज अ साइंस एंड आर्ट, ये जो बोलते हैं ना, ये लाइन बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हम बोल तो देते हैं, लेकिन इसका डीपर लेवल में बहुत बड़ा मीनिंग है। यू आर हेयर टू चेंज द वर्ल्ड। एंड वो जो क्या बोलते हैं, कोठारी कमीशन ने क्या बोला था, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज शेप्ड विद इन द क्लासरूम। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और हम ये से इग्नोर कर देते हैं। और ये टेक्निक्स जो है ना, ये हमारे बच्चे के फ्यूचर को बना सकती हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड आई होप आपको यूनिट 2 का सी पार्ट समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल है एंड इंटरेस्टिंग है, एंड आई जस्ट होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपको बताती रहती हूँ। एंड वीडियोस को मैं बड़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प रखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेमन लैंग्वेज में भी समझाने की कोशिश करती हूँ विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आए। ये नहीं वीडियो आ गई और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, फिर उसका क्या यूज, ये मैं क्या बोल रही हूँ अपने शब्दों में, यूज, राइट। सो इफ यू आर सब्सक्राइबिंग, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपडेटेड रहें विद द वीडियोस। और पोस्ट सेक्शन जो होता है ना मेरे चैनल का, पोस्ट सेक्शन भी चेक करते रहे, बिकॉज उसमें कभी कभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पोस्ट करती हूँ और आपको वो देखनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, स्टे ट्यून्ड एंड आई होप यू विल स्टडी वेल, एंड लास्ट एग्जाम है, you will crack it, I know it.